बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, मौलाना साहब बदस्तूर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो उन्होंने हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दी थी, वज़ीर आज़म को मोहलत दी कि वो इस्तीफ़ा दे दें, वो मोहलत कल शाम ख़त्म हो रही है और आइंदा का जो लाहे अमल है उसके लिए उनकी राहबर कमेटी आज बैठी है। आगे डी चौक तक जाना है या नहीं जाना ये फ़ैसला तो नहीं हो सका। अलबत्ता जो ऑप्शंस राहबर कमेटी ने बताए हैं उसमें इज्तमाई इस्तीफ़े देने का मामला ज़ेरे गौर है। साथ ही साथ शटर डाउन हड़ताल और इसके अलावा लॉकडाउन, जो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि इस्लामाबाद आएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के लोग तो यहाँ पर लॉकडाउन होगा, वो तजवीज़, वो ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। दूसरी तरफ जो मौलाना का कल का एक बयान सामने आया था कि अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो वो डी चौक की तरफ आएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म को उनके घर से गिरफ्तार किया जाएगा। सो उसको आज जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वो बैठी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको म्यूटनी बगावत करार दिया है और उसके ख़िलाफ़, इस बयान के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में, अदालत में जाने का फ़ैसला भी किया है। दूसरी जानिब हुकूमत किस तरीके से हैंडल करेगी इन तमाम लोगों को, इस मार्च के शुरका को, अगर ये कल मौलाना साहब की तरफ से डी चौक की तरफ बढ़ने का, रेड जोन की तरफ बढ़ने का इशारा किया जाता है या बाकायदा इस पर अमल होता है, ये देखना अभी बाकी है। गो कि आज परवेज़ खटक साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि ये जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो भी इक़दाम होगा उस पर कार्रवाई होगी और ये मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी भी होगी, क्योंकि मुआहदा जो था वो इस जगह पर बैठने का, इस जगह पर धरने के शुरका को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ ये जो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की डिमांड है उस पर आज वज़ीर आज़म ने फिर से जवाब दिया है और ये कहा है कि इस इस्तीफ़े की बात में कोई वज़न नहीं है और ये इंतहाई अहमकाना मुतालबा है। ये वज़ीर आज़म साहब का जवाब आया है धरने के इन शुरका को। मौलाना साहब कल जिन इदारों की तरफ इशारे करके बात कर रहे थे, उस इदारे के सरबरा की तरफ से जो उनके तर्जुमान का पैगाम हम तक पहुंचा है वो यही है कि जिस भी इदारे की बात कर रहे हैं वो वाज़े करें और फ़ौज जो है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं करती है, नहीं कर रही है। जो भी आइन और कानून के मुताबिक है उसने अपना किरदार अदा किया है। आज एक और बड़ा अहम जो ऑप्शन है और जो मुतालबा है इस अपोजिशन की राहबर कमेटी का वो भी सामने आया है और वो ये है कि हम दोबारा साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, मगर फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर, उसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये भी उन्होंने एक तजवीज़ सामने रखी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे कि आने वाले दिनों में और स्पेशली कल का दिन बड़ा अहम है। कल जो है वो क्या स्ट्रेटजी आगे का लाहे अमल वज़ा करते हैं मौलाना साहब और धरने के तमाम शुरका जो एक कंटेनर पर हमें खड़े नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद मी टुडे। आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और मजहर अब्बास साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। मुबशर लुकमान साहब, आई स्टार्ट विद यू। आपको क्या नज़र आ रहा है आज जो वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करने का बयान था मौलाना साहब का, उसको बगावत और म्यूटनी करार दिया गया है इस हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके ख़िलाफ़ अदालत जाने का फ़ैसला, कैसा फ़ैसला है? एक तो सादिया आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरा थोड़ा सा थीसिस डिफरेंट है और हो सकता है तमाम हमारे दो, अब मजहर साहब भी दोस्त हैं, आरिफ साहब तो भाई हैं हमारे, और ये मेरे से डिसएग्री करें और हो सकता है आप भी ना एग्री करें। मैं ये समझता हूं कि मौलाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान है, इंतहाई समझदार शख्स है और वो कभी भी उस नहज पे नहीं लेके जाएंगे मामलात को कि जहां बंद गली के अंदर वो चले जाएं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हों। मौलाना का ज़रूर प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हुकूमत की तो एक बेवकूफ़ी मुझे नज़र आ रही है कि हुकूमत ने पॉलिटिकली एंगेज नहीं किया मौलाना को, और आज भी उनके बयानात से मुझे लग रहा है कि बयानबाजी हो रही है, जबकि थोड़ा सा तदब्बर जो है उसका मुजाहरा होना चाहिए था। लेकिन देखें अफगान तालिबान का अगर वहाँ पे झंडा लहरा रहा है और इस तरह के वहाँ पे एंटी माइनॉरिटी नारे लग गए हैं, तो ये तो जो आपकी मेन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN,
उनके लिए गिरबान में झांकने का वक्त आ गया है बिल्कुल। कि क्या अब वो इमरजेंसी लगवा के अपनी ऑपोजिशन ख़त्म करवाना चाहती हैं इस मुल्क में, कि वो वाकई जमहूरी अमल के यानी पेश खेमे के लिए हैं। दो मुझे बात नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये धरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये धरना जो है एक स्टेपिंग स्टोन है और मौलाना का गेम प्लान इससे ज़्यादा ऊपर है। तभी अफगान तालिबान का झंडा नज़र आया और यानी वो अमेरिका को और मुख्तदर ताकतों को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर तुमने अब तालिबान से नेगोशिएट करना है तो आई एम योर मैन, इधर आओ, इधर मुड़ो और हम बैठ के तफसील तय करते हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स। हर एक को तनकीद का निशाना वो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जब धरने पे अगर 1 बिलियन के करीब रकम लग गई और अगर ये और लंबा चलता है तो ज़्यादा रकम लगती है, तो जो इंडिया का मौक़िफ़ है FATF के अंदर कि पाकिस्तान में जो मजहबी तंजीमें हैं वो दहशतगर्द तंजीमें हैं और उनकी जो फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इधर डंडा बरदार फोर्स भी आ गई और एक फ़ंड भी इकट्ठा हो गया जिसकी ट्रांसपेरेंसी का दावा ना FBR कर सकता है ना स्टेट बैंक कर सकती है। तो वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर दिस कंट्री। कतई नज़र इसके कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मैंडेट बचता है या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। इस पर्टिकुलर धरने का इस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान को नुकसान है और ये अफगान तालिबान के जो झंडे हैं ये मुझे किसी और तरफ लेके जा रहे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इसी पे पहले तो ज़रा आपका तबसरा मैं जानना चाहूँगी कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हों, किसकी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकता है, ऑपोजिशन की अपनी जमातों की सियासत क्या होगी, इस पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो मुबशर लुकमान साहब ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि जिस अंदाज में तालिबान के झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं, गो कि अभी DC इस्लामाबाद का बयान भी आया था कि 8 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये झंडे भी जो हैं वो उनसे वापस ले लिए गए। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये चीज़ दुनिया ने तो देखी है, मनाजिर दुनिया ने तो देखे कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर तालिबान के झंडे लहराए जा रहे हैं, यहाँ पर डंडा बरदार फोर्स जो है वो मौजूद है। इसके कितने संगीन, कितने ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मुल्क के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये इस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। जब भी मैंने कभी ब्लास्ट को 30 सालों में कवर किए हैं तो सबसे पहले एक इतला आती है 3 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। उम्मीद है कि इनका वाना से ताल्लुक था, वो ये इस दहशतगर्दी के साथी थे। फिर हर जुलूस में आता है कि एक थ्रेड लेटर आता है कि बम ब्लास्ट घुस गए हैं और इसमें उनकी उम्र 22 से 25 साल और बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं जिससे 1000 लोग मारे जाएंगे। मेरी नज़र में कल जो उन्होंने खासूसन कहा है कि जाएंगे हम बगावत के केस में, इमरान खान साहब तो ऐसे 101 बयान दे चुके हैं। अगर आपके पास कम है तो मैं भेज देता हूँ जिसमें अफसरों को मैं फांसी लगाऊंगा। भाई एक सिविल आदमी किस कैपेसिटी में किसी अफसर को IG को फांसी लगा सकता है? ये उसको कौन सा आइन कानून इजाज़त देता है? मकाफत अमल है। जो कुछ 2014 में इमरान खान साहब और उसकी जमात ने कहा था, आज सेम अपोजिशन कह रही है। जो सेम अपोजिशन आज कह रही है वो सब कुछ इमरान खान साहब कह चुके हैं। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक नई चीज़ नहीं आई इसमें। चेहरे बदले हैं, अंदाज वही है। हाँ, मेरी नज़र में एक खबर है, मौलाना साहब को अदारों को हिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात है पाकिस्तान फ़ौज हमारे मुहाफ़िज़ है, हमारी मुहाफ़िज़ के सलामती के अदारे हैं। ये लड़ाई बज़ाहिर इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून के तीनों के एक ही टारगेट है। पीपल्स पार्टी का भी इमरान खान साहब है, नून लीग का भी इमरान खान साहब है। इल्ज़ामात ये जो मौलाना ने लगाए हैं, ये बिलावल भी लगा चुका है, नवाज शरीफ 10 दफ़ा लगा चुके हैं, मरियम साहब भी लगा चुके हैं, असमत यार वली भी लगा चुके हैं, महमूद हाशकुदी भी लगा। ये सारे एक माइंड सेट के लोग हैं। जो बदकिस्मती है, इस मुल्क में एक अदारा बच गया है जो गैर सियासी है, जिसमें सियासत की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जिसको कोई PM नहीं कह सकता इसको फलां जगह लगा दो, फलां जगह लगा दो। तो उन्हें इनसे फासला रखना चाहिए था। हाँ, कल खबर सिर्फ एक ही होगी, अगर मौलाना D चौंक जाते हैं तो मौलाना का धरने का कोई मकसद था। अगर बहुत बड़ी बढ़के लगा के कह देते हैं
कि मैं मूवमेंट दोबारा चलाऊंगा, शट डाउन करूंगा, कारकुन आइंदा अमल का अख्तियार करें, तो फिर समझे अच्छा। एक किसी को डराना था, वो डरा के मकासद हासिल कर लिए। अच्छा, डराना था, ठीक है। ये मकासद पे ज़रा बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब से पहले मैं जान लेती हूँ। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है मौलाना साहब का, क्योंकि कल का अनाउंसमेंट उनका बड़ा अहम होगा, गो के वो 2 दिन की मोहलत का कह चुके हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का। वज़ीर आज़म का हुकूमत का जवाब बरमला हमारे सामने है कि इस्तीफ़ा नहीं आ रहा, बहुत अहमकाना बात है इस्तीफ़े का मुतालबा करना। लेकिन कल मौलाना क्या कर सकते हैं कि डी चौक की तरफ बढ़ेंगे, कोई और स्ट्रैटेजी के साथ आ सकते हैं? मकसद आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, डी चौक की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि कल वो बढ़ेंगे। हो सकता है कि कल ना करें अनाउंसमेंट, परसों करें। दूसरी अहम बात यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आग पर आप जो है वो मज़ीद पेट्रोल छिड़क रहे हैं, और बजाय इसके कि आप पानी डालें, आग को बुझाने की कोशिश करें, आप आग भड़काने वाली चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है कि वज़ीर आज़म का रेजिग्नेशन इस तरह नहीं हो सकता, ना इस तरह जो ये तरीक़ेकार है वो भी दुरुस्त नहीं नज़र आता, क्योंकि ये अगर हमने रिवायत डाल दी, जो कि डाल दी है पिछले चंद सालों में, इससे फिर कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा, इससे फिर कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। इस तरीक़ेकार को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब देखिए, जो भी इस वक्त अपोजिशन की डिमांड्स हैं, वो चाहे अनरीज़नेबल हों, अनएक्सेप्टेबल हों, इस वक्त जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अहम प्रायोरिटी है वो ये कि तकरीबन आप उसे 50,000 कहें, लाख कहें, जो भी जितनी भी तादाद कहें, एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हैं, और वो लोग जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं। ये समझ लें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं, वो फॉलोअर्स हैं। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आ रहा है वो डिफ्यूज़ करने का नहीं आ रहा, वो मज़ीद इस सिचुएशन को एग्रीवेट करने वाली सूरत हाल हो रही है, जो कि किसी भी सूरत में गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जाएगी। अगर क्लैश होता है, कॉन्फ्रंटेशन होती है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हुकूमती कमेटी के बाद जो रहबर कमेटी वालों ने की है, तो उन्होंने तो इसको अब एक प्रोसेस का हिस्सा बना दिया है। मेरे ख्याल में वो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं से चीज़ें चलेंगी, यहीं से लॉकडाउन या शटर डाउन या चीज़ें होंगी। नज़र यही आ रहा है कि ये क्राउड तो यहाँ बैठा रहेगा। अब इसके बाद इस सिचुएशन को गवर्नमेंट अगर ये समझ रही है कि वो बड़े अरसे तक वो करेगी, तो ऐसा होगा नहीं सिचुएशन, क्योंकि ये वो 2014 वाली सिचुएशन नहीं है, ज़रा डिफरेंट सी सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है अब इमरान खान या उनके जो रफ़क़ा हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहबर कमेटी की देखें तो उन्होंने रेजिग्नेशन के अलावा 2-3 बातें और भी की हैं। उन्होंने कहा है हम इलेक्शन चाहते हैं लेकिन फ़ौज की निगरानी में नहीं। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो असेंबलियों से इस्तीफ़े देने का भी गौर कर रहे हैं। ये चीज़ें हालांकि मेरे ख्याल में ये बहुत इस्तीफे देने की बात लेटर स्टेज पे होगा भी या नहीं होगा, लेकिन असल चीज़ ये कि पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो रहा है, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। ये गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने की इसलिए भी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, क्योंकि अगर ये बरकरार रही तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज ये बिल्कुल सही, सिचुएशन ख़राब होगी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये मुबश्शिर लुकमान साहब, यही नुक्ता जो आपने भी पहले कहा था कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो आपको नज़र नहीं आई हुकूमत की तरफ से, कि अपोजिशन को या मौलाना साहब को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। अभी भी जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, आप उनका रवैया या आज जिस तरह बगावत या म्यूटनी उसको करार देते हुए वो अदालत जाने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत बहुत यहाँ पर एग्रेसिव होकर सामने आना चाह रही है, या कोई वाकई कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी है, इन प्लेस है, उनके जहन में है कि हमने करना क्या है इन शुरका को? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जानते होंगे कि इतनी आसानी से तो जाएंगे नहीं। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि ये फॉलोअर्स हैं, और आप जितने भी लोगों के सोशल मीडिया पर बयान देख रहे हैं जो उनके खाकी वर्दियों में मलबूस हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो हमारे कायद कहेंगे हम वही करेंगे, वो चाहे जितना मर्जी अरसा इनको बैठने का कहें। तो हुकूमत इनको थकाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है?
पता नहीं जी, मेरा ख्याल है कि ये बचगाना बात है। जब बड़े और छोटे में लड़ाई होती है, या एक ताकत में होता है और एक ताकत नहीं होती किसी के पास, उन दोनों की लड़ाई होती है, तो हमेशा जो ऊपर पोजीशन में होता है ना, उसका नुकसान होता है और उसी को लूज करना है। जो नीचे से भड़क रहा है या लड़ाई करने आ रहा है, उसका नुकसान नहीं होता। तो मैं रिपीटेडली मैं तो बात कर रहा हूँ कि मैं इस मामले में डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा तदब्बर का और उसका इजहार होना चाहिए था हुकूमत की जानिब से, और आज से नहीं, ये 1.5-2 महीने पहले होना चाहिए था, आज तो फिर भी होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अभी तक हम तहरीक इंसाफ के बहुत से अपने दोस्तों को, हमारे दोस्त हैं, हमारे तो दोस्त हैं, हम उनको ये नहीं बता सके कि आप अभी तक अपोजिशन में नहीं है, हुकूमत में, और आपका रवैया जो है ना वो किस तरह से कदरे मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद जो है ना वो मौलाना फजल रहमान से है, क्योंकि जितनी सियासी सूझबूझ वो रखते हैं इस मुल्क में कम लोग रखते हैं। मे बी चौधरी शुजात हों, मे बी आसिफ जरदारी हों, लेकिन इनके अलावा आप ज़्यादा लोग अपनी उंगलियों पे नहीं गिन सकते जो चौधरी यानी मौलाना से ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान हो। तो मौलाना ने 1973 से लेके अभी तक हर हुकूमत का किसी न किसी तरीके से हिस्सा रही है। उनको मुझसे और आपसे ज़्यादा पता है कि रियासत की ताकत क्या होती है और रियासत के पास मुरव्वजा कानून कौन कौन से हैं जिसके तहत रियासत जो है कि कोई भी मुरव्वजा ताकत इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है। और उसके बाद उनकी सियासत को कितना डेंट पहुंच सकता है, क्या पहुंच सकता है, वो किस तरह के केसेस को सामना कर सकते हैं, जो कि तकलीफ दे चीज़ है, कोई आसान चीज़ नहीं होती है। जब रियासत आपके पीछे पड़ जाए ना तो जिंदगी तकलीफ में रहती है। यहाँ पे फ़र्क यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बदमाशी हो सकती है, सर फट सकते हैं, कोई लोग शायद मर भी जाएं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इवेंचुअली द गवर्नमेंट और द स्टेट हैज़ टू प्रिवेल। तो इसलिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो एक पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे। एंड गुड इवन एज वी टॉक, मैं और आप और आरिफ भट्टी और मजहर अब्बास साहब हम जो बात कर रहे हैं, तो इस बात पे मैं कायल हूं। और वो एक पॉइंट क्या है, वो एक पॉइंट कौन सा होगा? मेरा ख्याल है कि मौलाना ने 2-3 बातें तो साबित कर दी हैं। एक तो यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, और जो पीपल्स पार्टी और PMLN को बड़ा जोम था कि उनके पास क्राउड है, तो उनके पास तो 5000 का भी क्राउड नहीं है, और मौलाना ने क्राउड निकाल दिया। अब मैं और आप जितना मर्जी उसकी तादाद दें, वो एक इम्प्रेसिव क्राउड है एंड नोबडी कैन आर्ग्यू विद दैट। ठीक है। हम उसको फॉलोअर के, हम सपोर्टर के, हम वोटर के हैं, दैट इज इररिलेवेंट। उनके साथ क्राउड मौजूद है और वो क्राउड बड़ा डिसिप्लिन क्राउड है और उनकी बात पे खड़ा होता है, उनकी बात पे बैठता है। सो डोंट टेक इट लाइटली, जैसे मजहर भाई ने भी कही। जो दूसरी बात है, एक बात तो फोरगॉन कंक्लूजन है कि नैब ने जितने केसेस मौलाना पे खोलने थे अब वो शायद नहीं खुलेंगे, और मौलाना को एक पर्सनल विक्ट्री सेकेंडरी फॉर्म में वो हो गई। लेकिन मुझे ज्यादा तशवीश इस बात की है कि 1.25 महीने से आपने टोटल कश्मीर को निगलेक्ट कर दिया। जितनी एयरवेव्स हैं हमने इस धरने को और इस लॉन्ग मार्च को या इज्तिमा को हमने दे दी। उसके बाद जो मणिपुर का हुआ डिसेंट, और वहां पे हमने मीडिया पे उसको कवर भी नहीं किया। इंडिया के अपने अंदर जो स्टेट एरोशन हो रही है उसको हमने कवर नहीं किया। हम देखें, यहाँ पे हम सारी बातें कर रहे हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम देख रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना ने इदारों की बात कर, अब वो जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, भट्टी साहब की राय है, अब जब वो कहते हैं कि हम इदारों की बात कर रहे हैं, तो उनको वापडा के इदारे की तो बात कर नहीं रहे हैं, या PTCL की तो बात कर नहीं रहे हैं, या DHL की बात नहीं कर रहे, वो ऑब्वियसली एक ही इदारे की बात कर रहे हैं ना। तो अवाम तो उस लिहाज से आप कहते हैं कि अच्छा किया, जवाब आ गया, और ये वजाहत करने का ही कहा है उन्हें कि किस इदारे करें। ठीक है, मुझे आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक
बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मौलाना फजल रहमान आज भी यही बात कर रहे हैं कि कुछ और काफ़िले जो हैं वो रास्ते में हैं, उनके हम मुंतज़िर हैं और उससे पहले ये इज्तिमा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और जो शुरका हैं धरने के, उनसे फिर उन्होंने वादा भी लिया है कि वो जो भी ऐलान करेंगे, आइंदा का लाहे अमल देंगे, उस पर अमल करना होगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह बार बार अभी बात हो रही है कि मौलाना साहब बड़े फ़हम फरासत वाले सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, वो बड़ी चीज़ों को समझते हैं, इतने अरसे से पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, कितनी हुकूमतों का वो हिस्सा रहे हैं, तो एक बड़ा इम्प्रेसिव क्राउड लेकर आना, और जब वो ये भी जानते हों कि ये इस वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े का मुतालबा इतनी आसानी से पूरा होने वाला है भी नहीं, तो फिर वो बड़ा मकसद क्या हो सकता है उनके नज़र के अंदर? वो क्या चीज़ है जो वो अचीव करना चाह रहे हैं इतना बड़ा क्राउड लाकर? आज भी नंबर कल से ज़्यादा नज़र आ रहा है उनके जलसे के अंदर। देखें सादिया, सबसे अहम सवाल आपने किया। एक मैं मोहतरम मुबशर साहब, मज़हर अब्बास साहब और आप मुतफिक हैं कि वो ज़ीरक सियासतदान है, बहुत समझदार है। 27 तारीख से चले वो सिंध से सक्कर, पनुआकल, बलोचिस्तान, पता नहीं पाकिस्तान के हर कॉर्नर से 4 रातें उन्होंने गुजारी। रहना उन्होंने कहीं और था, रहते कहीं और थे। क्या इस्लामाबाद वो फैसल मस्जिद देखने आए हैं? क्या वो इस्लामाबाद की सड़कें देखने आए हैं? क्या वो आके इधर एक तकरीर करने आए हैं? महज जलसा उनका मौकफ था, तो वो पहले दिन आते पेशावर से, KPK से एक जलसा करके चले जाते। इतने आदमी वो हर वक्त ला सकते हैं, इससे पहले भी उन्होंने बड़े मार्च किए हैं। एक तो उनके खिलाफ पूरे हो चुके हैं, 2-3 खिलाफ पूरे हो चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिजाइन वो नहीं देंगे, ना इमरान खान साहब को देना चाहिए, ना वो देंगे। 1 लाख जत्थे पे अगर रिजाइन देने की बात हो तो हो चुके। और कल उन्होंने पूरी तकरीर भी नहीं की, उनसे कुछ लोगों ने मुलाकातें की। मुलाकातों में एक अहम तकरीर में टॉपिक को छेड़ने लगे थे। वो बात मेरी तफसीलात में ना जाइएगा, मुबशर साहब और मदर साहब को पता है, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। पंजाबी में कहते ना, नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो जान बचारी भी। कुछ मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में 70% कल उन्होंने तकरीर नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी तकरीर को छेड़ा, असल मौजू को नहीं छेड़ा। उसी के बाद शहबाज शरीफ साहब को एक फ़ोन आया, भाई एक तरफ तो फुल फेवरें लेते हो, ये क्या कर रहे हो, और तुम्हारे साथ मौलाना ने खड़े होकर क्या क्या बातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल रात वहां रहना था, वापस आ गए फौरी तौर पे, वापस आ गए फौरी तौर पे। मेरी नज़र में मौलाना साहब डी टोंग की तरफ जाएंगे, अगर नहीं जाते तो फिर उन्हें कोई ज़ीरक सियासतदान नहीं करेगा। 5 दिन का हज़ारों मील का सफ़र करके 80,000 या लाख बंदा ला के अगर उन्होंने सिर्फ एक तकरीर ही करनी थी, तो इतने बेवकूफ़ वो नहीं है। पैसे वो बहुत ज्यादा इकट्ठे कर चुके हैं, नून लीग उन्हें अपनी किस्त दे चुकी है, पीपल्स पार्टी दे रही है। और यही मेरा सवाल भी यही है। पाकिस्तान में लाखों लोग कैदी रह चुके हैं, लाखों, और हजारों कैदी या हवालात होंगे। आज तक किसकी बेटी हस्पताल पे रोल में इतने दिन रही? अगर कोई हिस्ट्री में एक मिसाल हो 1947 से लेके आज तक, मुझे दोनों मेहमान भी काबिल एहतराम और आप भी दे सकती हैं। मुराद अली शाह साहब ने रेस्ट होना था, वो नहीं हुए। काइम अली शाह ने होना था, वो नहीं हुए। ऐसे नहीं, ये मेरा एक ख्याल है ना। और दूसरा जो बहुत खौफनाक था, उसे रोक लिया गया, उसको रोक लिया गया। और कुछ लोग अब भी डर रहे हैं कि मौलाना वो तार ना छेड़ दे जिसकी आग पूरे मुल्क में फैल जाए। वो रहने दे, वो कहानी रहने दे। मेरे ख्याल में मौलाना साहब इतने रहने दे, वो उस चीज की बात है जिसमें मेरे आपके मुबशर साहब के, मदर साहब के पांव पर जलते हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन की बात हुई थी ना, पर जलते, ठीक है चलें, फिर नहीं करते। क्या सारी उम्र इलेक्शन फेयर हुए? 85 का इलेक्शन फेयर था, 88 का इलेक्शन फेयर था, 90 का फेयर था। मुशर्रफ ने 2002 का इलेक्शन फेयर कराया था, 2008 का इलेक्शन फेयर था, 13 का फेयर था, 18 का फेयर था। ये ऐसी हकीकतें हैं जिसे टटोलेंगे तो माजी के झरोकों में गुम हो जाएंगे और शायद गुमनाम हो जाएं।
तो लिहाजा मेरा ख्याल है मौलाना इतनी जल्दी गुमनाम हो जाए। रास्ता अच्छा, नहीं अब एक छोड़ेंगे। और हाँ, चीज की तरफ मजहर जाते हैं और जिसका इशारा जो है वो आखिरी शहबाज बात, शरीफ साहब ने आखिरी भी बात, दिया अपनी मजहर कल की साहब और तकरीर उन्होंने में। कहा है जी 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 जी, मुकम्मल कीजिए। कि हुकूमत को जी, जी, भुट्टी साहब। दानिशमंदी से, अक्लमंदी से फैसले करने चाहिए, उन्हें कंटेनर से उतर जाना चाहिए, हर लिहाज से डायलॉग से इस मामलात को तय करना चाहिए। हुकूमत हमेशा इशू डिफ्यूज करती है, ये वाहिद हुकूमत है जो खुद इशू बनाती है। कल या परसों प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, क्या जरूरत थी मौलाना को बुरा भला कहने की? चलो है या नहीं है, हम उस डिबेट में नहीं जाते। उस दिन वो पहुंच रहे हैं, आप उसको गाली दे रहे हो और कह रहे हैं मैं तेरे सुलह करनी है गाली दे के, तो फिर उसके जवाब में रिएक्शन तो आएगा। सही है। आप वो पहले भी उन्होंने किया था जब वो कमेटी बना दी थी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनी, और उसके फौरी बाद ही उन्होंने जाके कहा कि पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर चल रही है। और जो हम कल की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और वैसे बहुत एग्रेसिव नज़र आ रही थी। मज़हर अब्बास साहब, शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कल जब तकरीर कर रहे थे तो बीच में चंद लम्हात ऐसे आए कि लगा कि बाकायदा तौर पर अपनी CV पेश कर रहे हैं, और वो ये बता रहे थे कि शायद उन्होंने इन हाउस तब्दीली का भी इंदिया दे दिया दरमियान में, और ये कहा कि अगर इनको हटा के उनको 6 महीने भी दे दिए जाएं तो वो बहुत तेज़ी के साथ मईशत जो है वो बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान की। सो ये इन हाउस तब्दीली क्या वाकई मौलाना को भी काबिल कबूल होगी? शहबाज शरीफ साहब ने तो चलें अपने हवाले से बात कर दी कि इमरान खान अगर हट जाए और शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी मिल जाए तो तमाम अपोजिशन की जमातें, हत्ता कि पीपल्स पार्टी भी क्या इतनी आसानी से मान जाएगी? अच्छा, पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं, भट्टी साहब ने जो बात की उन्होंने बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए। उन्होंने, जाहिर है उनके पास इत्तलात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इसी वजह से हर चीज़ बोली भी नहीं जाती, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन जो उन्होंने पेरोल वाली बात की तो वो पंजाब की हद तक तो दुरुस्त होगा। सिंध में तो पेरोल पे आधी से ज़्यादा कैबिनेट रही है। सिंध में तो बड़ी मिसालें हैं कि एक मरतबा जब पेरोल पे आप रिहा हुए तो फिर वापस जेल नहीं गए। ऐसी बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ। तो ये तो होता है। दूसरी बात, वो डीलों का हिस्सा था, आपको पता है वो किनको दिया गया था? आपके इल्म में मुझसे ज्यादा बाखबर है। उन बातों का और इन बातों का थोड़ा सा लिंक नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं है, सही है, सही है। मैंने तो एक जनरल बात की पेरोल के हवाले से। देखिए दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब स्ट्रीट पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिसकनेक्टेड आदमी हैं। वो नहीं है स्ट्रीट पॉलिटिक्स के आदमी। वो साबित कर चुके हैं, बारहा साबित कर चुके हैं इस चीज़ के। तो इन हाउस चेंज तो नहीं आएगी, इन हाउस चेंज तो कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए PTI में ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की जगह शाह महमूद या XYZ कोई और बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। PTI को जो लोग समझते हैं, और वैसे भी हमारी पॉलिटिकल उसमें इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। ये खुद वो पार्टी अपने तौर पे करे, खुद वो करे तो अलग बात है, लेकिन ये तो मैं इसको रूल्ड आउट करता हूँ। देखिए मुबश्शिर ने पिछले उसमें ये कहा था कि जो इदारों पे उन्होंने तनकीद की उनकी तरफ से जवाब आना ज़रूरी था। मेरे लिहाज से पहली चीज़ ये कि वो जवाब उस तरीके से नहीं आया। देखिए जवाब क्या होता है, जवाब जब आता है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है। ये नहीं होता कि किसी एक चैनल पे एक बीपर दे के आपने वो जवाब दे दिया, उससे उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि वो जवाब जो था वो बहुत कन्फाइंड होना चाहिए था। चूंकि डायरेक्टली नहीं बात की गई थी, तो आप सिर्फ इतना कहते कि जो है वो हम न्यूट्रल हैं, हमें हमारा किसी से उसमें नहीं है, तो जितना उस चीज़ को अवॉइड किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरी अहम बात यह है कि देखिए एक आदमी सड़क पे मौजूद है अपने फॉलोअर्स के साथ, और उसको किसी भी तरीके से आपने वापस भेजना है पीसफुली। जाहिर है इतने बड़े क्राउड को आप वायलेंटली या एग्रेसिवली वापस नहीं भेज सकते। आप लाठी चार्ज, आंसू गैस या गोली चला के वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर आपने ये किया तो फिर वो जाहिर है उनका पर्पस भी सब हो जाएगा। दूसरे ये कि डी चौक सबके जहन में, अभी जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, जीरक पॉलिटिशियन वही होता है जो इस सिचुएशन में ला के फिर बैठ के मुज़ाकरात करता है कि मैं तो इस पोजीशन पे आ गया हूं, मैं तो अब वापस नहीं जा सकता इस क्राउड को सेटिस्फाई किए बगैर। तो अब आपने किसी ना किसी हवाले से सेटिस्फाई करना है। मैं उनकी इस यहाँ आने की पॉलिटिक्स को इंडोर्स नहीं करता, सही बात है। मैं इस पूरी चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से चीज़ों को हैंडल
अच्छी तरीके से करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल मिस हैंडल कर रहे हैं और ये सिचुएशन उनके हाथ से भी निकल जाएगी। हुकूमत मिस हैंडल कर रही है। अच्छा, अब ये धरने की, जिस तरह मुबश्शिर लुकमान साहब, ये बार बार बात हुई कि जाहिर है कुछ तो होगा प्लान मौलाना साहब का, इतने लोग लेकर निकल के आए हैं, उनको पता है। उनके लिए अगर वो इस्तीफ़ा भी नहीं लेते हैं, वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से आज जवाब भी दे दिया है, और मौलाना साहब शायद ख़ुद भी जानते हैं कि इमरान खान का इस्तीफ़ा इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर वो यहाँ तक आए हैं तो कोई ना कोई जहन में प्लान रख कर आए हैं। उनके लिए वो फेस सेविंग जिसको कहते हैं वो क्या होगी? या अगर मैं आपसे इसको चलें रीफ्रेस करती हूँ कि ऐसा क्या हो जाएगा कि मौलाना साहब ये कहेंगे कल को धरना ख़त्म करने के बाद कि हमारा धरना या हमारा आज़ादी मार्च बड़ा कामयाब गया है? मुबश्शिर लुकमान साहब, ये सॉरी मेरे से पूछा आपने, आई एम सॉरी, मैं समझा था आप मजहर साहब से बात कर रहे जी, थे। आपसे बात यह है जी जी कि मौलाना की तो मौलाना मौलाना जानते हैं, अपना अपनी अहदाफ का जवाब वो खुद देंगे। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मुझे उनका दिल का हाल नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस बात पे अभी तक मुस्सिर हूँ, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि मौलाना रेड लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। देखिए, मौलाना ने जितनी हुकूमती दौर देखे हैं और जितने हुकूमती ओहदे देखे हैं, मौलाना को उनकी कदर भी है, रिस्पेक्ट भी है, और उनका पास भी है, और उनको उनकी ताकत का भी पता है। तो मौलाना जो है ना, वो यहाँ पे बैठ कर इसको एक तो बात यह है कि भट्टी साहब अगर मुझे कहते हैं जी मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ, तो मैं, और दूसरा एक मार देते हैं, तो जब उन्होंने मार दिया तो फिर बंदा आगे कहता है अच्छा अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो पता चल गया कि तुम क्या कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। तो जब तक डरावा रहता है ना किसी का कि जी मैं लगा सकता हूं, तो उस गैप में बहुत कुछ हो जाता है। मुझे उम्मीद ये मैं कर रहा हूं, और मुझे जिस बात का दुख हो रहा है, सॉरी, वो ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपनी जितना जमहूरी स्ट्रगल था उन्होंने उठा के एक नॉन लिबरल जमात की झोली में उसको डाल दिया, और उन्होंने उसको वहाँ पे अपने आप को कैद कर दिया। और उन्होंने बता दिया, जब शहबाज शरीफ और बिलावल जो है मौलाना के पीछे जब खड़े हुए, तो उन्होंने बता दिया कि हम सेकेंडरी ऑपोजिशन है और मौलाना फजलुर रहमान प्रीमियर या प्राइमरी ऑपोजिशन है। और ये बड़ी एक दिल खराज सी बात है यहाँ पे। जो भट्टी साहब ने बात की ना कि मौलाना के अहदाफ पूरे हो गए, मियाँ साहब निकल आए, या मरियम बीबी की बेल हो जाएगी, या ये हो गया, तो बेसिकली इसका मतलब है कि नून लीग का तो बयानिया ही खत्म हो गया ना। नून लीग का तो बयानिया तबाह बर्बाद हो गया कि अब उनको जरूरत है किसी भी और जमात की कि वो आके उनके लीडर्स को रेस्क्यू करे, और नींद लीग खुद नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने कल अपना रहीम यार खान में काफी बड़ा एक जलसा जो है उसको कैंसिल कर दिया, जिसे बिलावल साहब ने एड्रेस करना था, और वो वहां पे पहुंच गया। बिलावल साहब ने ये बता दिया कि जो मौलाना का जलसा था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था और बनिस्बत पीपल्स पार्टी के अपने जलसे के लिए। तो मौलाना ने अपने आप को एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो मनवा लिया। ये बहुत बड़ा हदफ है कि पार्लियामेंट में ना होते हुए, सेनेट में ना होते हुए, उन्होंने जितनी पार्लियामेंट और सेनेट के जमातें हैं उनको अपने पीछे लगा लिया। लेकिन मेरा अभी भी यह ख्याल है कि मौलाना का असल जो गेम प्लान है वो 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद नजर आएगा। ये जो हमने अफगान तालिबान के फ्लैग्स देखे, ये एक्सीडेंटल नहीं है। मौलाना किसी और को, कोई और ताकतों को कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं, और वो एक अहम ब्रोकर के तौर पे इस रीजन में अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि तो वो आप कह रहे हैं कि वो 2-3 महीने के बाद नजर आएंगे, क्या अचीव करते हैं। ठीक है, यानी वो मुझे लगता है कि किसी और रोल में जरूर नजर आएंगे, नजर जिनकी तरफ वो जाना चाह रहे हैं। जी ओके, किसी ना किसी किरदार में जरूर नजर आएंगे। मौलाना जो है ना, मुबश्शिर लुकमान साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, आप तीनों की ताबरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।